नमस्कार, बहुत स्वागत हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक का जिक्र अगर किया जाए, जो अब तक आंकड़ा सामने आया उसमें 11.11% मतदान हो चुका है। किश्तवाड़ में सुबह 9 बजे तक 14.83% वोटिंग हुई, तो वहीं अनंतनाग में सुबह 9 बजे तक 10.26% वोटिंग हुई। साथ ही रामबन में सुबह 9 बजे तक 11.91% वोटिंग हो चुकी है। पुलवामा का जिक्र किया जाए, जो कि अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां पर सुबह 9 बजे तक 9.8% वोटिंग हुई। 9 बजे तक शोपियां में 11.44% वोटिंग हुई। वहीं 9 बजे का अगर एक बार फिर से जिक्र किया जाए तो डोडा में 12.90% वोटिंग हुई। रामबन में सुबह 9 बजे तक 10.77% वोटिंग हुई है। और जिस तरह से वोटिंग की ये रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घाटी के लोग कितना उत्साह दिखा रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे एक स्पष्ट मैसेज ये जाता है वोटर्स के जरिए कि वो चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव हो। पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, किस प्रकार की तैयारियां जो है, किस प्रकार की फैसिलिटी जो है वोटरों के लिए इस बार की गई है? बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मोर और लेस पीसफुल हर जगह चल रहा है। एक दो जगह हमको शिकायत आई और हमने तुरंत कन्वे भी किया नोडल ऑफिसर्स और हायर लेवल को, और इशू रिजॉल्व भी हो गए। तो मैं गवर्नमेंट का अभी 8:30 बज गए, अभी तक मैं पीसफुल चल रही है और होपफुली पूरा दिन ये पीसफुल ही रहेगी। और हम सब आशा करते हैं कि we'll have good results out of this अभी आप चटीजीपोरा में हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और अभी आप जो हैं इससे पहले मटन का दौरा किया है। मटन में भी पंडित लोगों के लिए किस प्रकार की फैसिलिटी इस बार है? फैसिलिटीज मुझे लगता है हर एक के लिए सेम है। वी कांट एक्सपेक्ट किसी के लिए ज़्यादा फैसिलिटी और किसी के लिए कम फैसिलिटी। फैसिलिटीज हर एक के लिए सेम है और लोग खुश है जिस हिसाब से दे डोंट हैव टू वेट टू मच ऑफ टाइम। लोग आते हैं, निकलते हैं और पिकअप हो रहा है, वोटिंग पिकअप हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा ये इशू रिजॉल्व, सब ठीक हो जाए। आप बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने भी वोट कास्ट किया है, कितना महत्वपूर्ण है आज का वोट? एक एक वोट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, खाली बीजेपी के लिए नहीं, हर किसी पार्टी के लिए एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ज़्यादा ही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जीते और लोगों की खिदमत करें। यंगस्टर्स से अपील रहेगी कि आप लोग देखो किस हुकूमत ने यहाँ अमल लाया है, आप उसी हुकूमत को चुन लो। जो हुकूमत लोगों की हमदर्द है उसको चुन लो, जो लोगों के काम कर रही है उसको चुन लो। तो आपकी अपील ये रहेगी कि सभी लोगों से कि जोग इस वोटिंग में हिस्सा लें? बिल्कुल जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70%। और घाटी की सियासी फिजा क्या कहती है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। राहुल त्रिवेदी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, सारिका सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, सईद मुस्तफा मसूदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत मैं बीजेपी के साथ करना चाहूंगी। राहुल त्रिवेदी जी, आप ही के साथ, आपको क्या लग रहा है, आपका परसेप्शन क्या कहता है, नजरिया घाटी का अगर जिक्र किया जाए तो सियासी फिजा क्या कह रही है, आपके पक्ष में माहौल बन पा रहा है? सुबह 7 बजे से जो वोटिंग स्टार्ट हुई है और अभी 10 बज रहे हैं, और पिछले 3 घंटे में जो वहां पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का उत्साह है, और पूरे 24 सीटों पे, और यही उत्साह पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो घाटी का क्षेत्र हो चाहे जम्मू का क्षेत्र हो, हर जगह वो देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं 2019 में जो वहां एक बदलाव आया, जो एक अमन और चैन के लिए, शांति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए जो एक कोशिश की गई, जो एक प्रयास किया गया 370 को हटाने के बाद, उसके बाद जो वहां माहौल बना है, वो माहौल पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, और अब वहां पर 10 साल बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये चुनाव है, वो जो भारतीय जनता पार्टी जो आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग,
देश की एकता और अखंडता की बात करते हुए लड़ रही है या उसी मुद्दे पर बात करती थी। दूसरी तरफ ये तीन पार्टियां खास करके वहां पर कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं विघटनकारी शक्तियों के साथ होती हैं, अलगाववादियों के साथ ठीक है, होती तमाम हैं। सियासतदान वहां क्या पर कहते हैं इस पूरे आतंकवाद का मामले को इन्होंने लेकर, बढ़ावा जम्मू दिया कश्मीर में चुनाव को लेकर और वहां सियासी पर फिजा को कांग्रेस लेकर, पार्टी उसको इस लेकर बार मैं भी सर जाकर चर्चा बोली करूंगी है आपसे, कि अगर लेकिन हम सईद आप मुस्तफा सत्ता जी, में उससे आते पहले हैं, रुख आपका आतंकवादियों करते को हुए, फ्री करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में घाटी में फिलहाल 370 और स्टेट होल्डर, यही दो मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज वोट किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में अब क्या है कि जैसे कि बीजेपी की जो रैलियां हो रही है वो इस बात पे हो रही है वोट मांगने के लिए कि ये इनका अलगाववाद से जो वोट दोगे, अगर बीजेपी के बगैर अगर किसी को वोट दोगे वो अलगाववादी सपोर्टर है वो वगैरह है, ये है। जैसे कि यहाँ की रीजनल पार्टियां बोल रही है कि बीजेपी को अगर वोट दोगे, उन्होंने 370 लिया है, यहाँ से वो और खराबी करेंगे यहाँ पे। ये तो राजनीतिक सिस्टम चलता रहता है। बाकी लोग आज अपने तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए वोट डालने निकले हैं। ये बहुत 30-40 साल के बाद ये जो है जनता का बूथ जिनसे वो है ना बोतल से बाहर आया है, और लोग चाहते हैं कि हम इस मसले में उलझे नहीं रहेंगे, हमें तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। और उसके सामने अब विकल्प है कुछ जो राजनीति यहाँ पे पीछे लीडर जो रीजनल पार्टियां पीछे 40, 50, 70 सालों से आई हुई है, अब कंपनी लोग फैसला करेंगे। अगर इन्होंने अच्छा काम ग्राउंड पे किया है तो उनको वोट मिलेगा, अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, जो नए चेहरे आए हैं उनको वोट देंगे। या ज्यादातर कोशिश जम्मू कश्मीर आवाम की यही है कि जो नए लोग सामने आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहते। जैसे हमने देखा है लोग चाहते हैं कुछ बदलाव होना चाहिए। पुरानी सियासत, पुरानी सरकारें बहुत देखी है। अब नई सरकार कोई ऐसी बने कि जहां पे हम लोगों को पूरा मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे हालात यहाँ पे ऐसे भी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकल रहा था। जो लोग खिदमत खल्क करना चाहते थे, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, उनको बहुत बड़ा डर था, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ये एक खुशाइंदा बात है। आज सब लोग सामने आ रहे हैं, कुछ इलेक्शन खुल के लड़ रहे हैं, वोट खुल के डाल रहे हैं, और इस वक्त का जो नतीजा होगा ये बहुत हैरानकुन नतीजा होगा। ये किसी पार्टी ने आज तक सोचा भी नहीं था होगा कि जो नतीजा अभी आने वाला है। सरकार बाकी एक मेजॉरिटी में कोई नहीं बना सकती है जम्मू कश्मीर में, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, अलायंस करनी पड़ेगी। अब कौन किस तरह अलायंस करता है ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन से पहले अलायंस के बारे में बहुत सारे एक दूसरे के खिलाफ नारे दे रहे हैं, लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आएगा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ अलायंस करेगा। लेकिन मेजॉरिटी सरकार किसी पार्टी की भी नहीं, चाहे वो बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या एआईपी की भी आज 15 से 20 सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मतलब सोच रहे हैं कि मतलब अंदाजा लगा रहे हैं इसमें किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होगी, सबको एक दूसरे का दामन और साथ लेना देना पड़ेगा। बाकी आवाम की भलाई के लिए आवाम आज हैरानकुन वोटिंग भी डाल रही है और फैसला भी सुनेगी, और हर कोई हैरानकुन फैसला होगा। आवाम यही चाहती है, उसको रोटी कपड़े मकान वाली बात है, उसको रोजगार चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको जो भी सहूलियात आज के, उसको इलाज चाहिए, अस्पतालों का निजाम अच्छा हो, यही उसको चाहिए, एजुकेशन का निजाम अच्छा हो। जो लोग इस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, 370 राजनीति, स्टेटहुड के ज्यादा जो लोग इस चीजों पे ध्यान इस वक्त दे रहे हैं घाटी में, उन लोगों को वोट मिलेगा। बाकी स्टेटहुड तो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोग वंचित रह चुके हैं वो चाहते हैं कि हमें हमारा हक अधिकार मिले। लौटूंगी सर मैं आपके पास। हमारे साथ सारिका सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है, और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से अबरार हामिद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। सारिका सिंह जी, आपका रुख करते हुए, घाटी में आप लोग कांग्रेस को कहाँ देख पा रहे हैं? जी रितु जी, सबसे पहले तो मैं आज जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं कि आज उनके पास में पिछले 10 साल बाद में ये मौका आया है कि वो अपनी इच्छा अनुसार एक अपनी सरकार चुने जो उनकी बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के बेहतरी के लिए, उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और स्टेट की बेहतरी के लिए वो वहां पर काम करे। देखिए रितु जी, आज जो पिछले हम देख रहे हैं काफी समय से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, पहली बार हम देखा है देश के अंदर कि किसी एक स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां की स्टेटहुड खत्म कर दी है, जबकि होता यह है कि स्टेटहुड दी जाती है और उसकी स्टेटहुड ले ली गई है। तो सबसे पहले तो
मैं कश्मीर के अंदर जो ये एक मुद्दा है, ये बेहद जरूरी मुद्दा है, क्योंकि स्टेटहुड से स्टेट को बहुत स्ट्रेंथनिंग मिलती है, उसकी बेहतरी के लिए, उसके आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो कांग्रेस, देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का बहुत अच्छा ग्राउंड है, हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में हमारा अलायंस है, इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, और निश्चित रूप से जो आज के और जो 5 तारीख तक जो चुनाव होगा, मतदान होगा 3 चरणों में, और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होंगे। क्योंकि जो हम, आपने देखा परसों हमारा जो मैनिफेस्टो भी आया है, उसमें हमने निश्चित रूप से उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, उनके अवाम की बेहतरी के लिए जरूरी है। हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, हमने महिलाओं को कैश की बात दी है, क्योंकि जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक समाज के अंदर और किसी भी प्रदेश के अंदर तरक्की नहीं आ सकती। महिलाओं के लिए हमने किया है। फिर एक हेल्थ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो हमने 25 लाख रुपए तक के, जैसा कि हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो हमने ये एक योजना चलाई थी और इसका बहुत लाभ राजस्थान की जनता को मिला था। तो हमने एक ये मुद्दा भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है। उसके बाद में हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरियों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, ठीक है, मतलब आपने ऐसा अपने एक मैनिफेस्टो ऐसा में कई बड़े दावे वादे किए हैं जो कि घाटी के लोगों से जुड़े हुए हैं। एक और रिएक्शन मैं आपका लूंगी, उसके बाद अबरार जी आपका रुख करते हुए। सारिका जी, आपको क्या लग रहा है कि घाटी में पिछले 10 सालों में कुछ बदलाव हुए हैं, और जो बदलाव हुए वो बहुत बड़े व्यापक स्तर पर है? देखिए ऋतु जी, बदलाव तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बदलाव हम घाटी में देख रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा कोई बदलाव हमने नहीं देखा, क्योंकि पिछले अभी 5 महीने में भी देखिए आप, बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। अभी तक वहां पर पीस कायम सरकार नहीं कर पाई है। और जो 370 हटाने के बाद में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस तरीके से इसके और बेहतरी के लिए और इसके डेवलपमेंट के पहिए लग जाएंगे, तो वो चीजें अभी तक वहां धरातल पर नहीं हो पाई लेकिन मैम है, बीजेपी जिसका तो वायदा ये किया कह गया रही था। है कि जो लाल चौक कभी आतंकवादियों के नाम से जाना जाता था, जहां पर हिंसा, पथराव और आगजनी न जाने क्या क्या होता था, आज उस लाल चौक पर पर्यटक पहुंचते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, घूमते हैं, झूमते हैं। वो लाल चौक सबसे बड़ा उदाहरण जो बीजेपी लगातार देती है। साथ ही बीजेपी के जरिए यह भी कहा गया कि राहुल गांधी जब वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार करने गए थे, तो आज वो इतने खुले मन से किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं, किसी भी होटल में ठहर सकते हैं। यही तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, पहले तो ऐसा नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से ऋतु जी, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को इस बारे में बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बेहतरी का रास्ता, आतंकवाद का रास्ता छोड़ करके, क्योंकि अब जैसा कि अभी सईद मुस्तफा जी कह रहे थे कि जनता को इन बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जनता अपनी बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता ये समझ चुकी है कि आज उनके बच्चों को नौकरियां उनके लिए पहला जो है, उनके लिए प्रायोरिटी है। आज उनकी बच्चियों के लिए शिक्षा प्रायोरिटी है। आज उनके लिए अच्छा हेल्थ सेक्टर डेवलप होना उनके लिए जरूरी है। अच्छे पर्यटन के जो तो इसका श्रेय क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम को जाएगा? सरकार का कोई रोल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को और सरकार को आप देखिए, अगर 370 हटाने के बाद में भी आप देखें वहां पर कितने सारे आतंकी हमले हो रहे हैं, कितना करप्शन की हम रोज खबरें सुनते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, अभी वहां पर जो दावे किए जा रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने अभी तक वहां पर किया है। निश्चित रूप से अबरार जी, आपका रुख करते हुए, चुनाव पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं, या फिर इसे कहना झुटलाना भी नहीं चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर घाटी में काफी मजबूत श्रेणी में है और स्थिति में है। ऐसे में अभी फिलहाल आज के दिन को आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके इंटरवेंशन की वजह से हमारे आज इलेक्शन हो रहे हैं 10 साल के बाद। हमारे जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो 2014 में हुए थे। तो आज के इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बोलूँगा कि हमारे 3 महीने पहले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें लोगों ने क्लियरली अपनी जो मैसेज है, जो यहाँ के लोगों के साथ 4 अगस्त 2019 को एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ भारत सरकार द्वारा की गई, उसका जवाब उन्होंने वोट से दिया है। और जाहिर तौर से जो आज के जो इलेक्शंस है उसका जो डायरेक्ट जो उसका ये होगा कि लोग जो है अपना जो वोट है
वो बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ और जो हम लोगों के साथ जो जुल्म हुए हैं इन 10 साल में उसके खिलाफ पड़ेगा मैडम वोट। हम अपने तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट है कि जो आज पहला फेज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अलायंस कांग्रेस के साथ है, हमें पूरी उम्मीद है वी विल क्लीन स्वीप दिस इलेक्शंस। ठीक है सर, आपने कहा कि जो जुल्म हुए हैं उसका जवाब दिया जाएगा। क्या जुल्म हुए हैं आप लोगों पर? मैडम 370 आपने हमारा ले लिया, हमने हमारा जो स्टेट था वो आपने यूटी में कन्वर्ट कर लिया। आज तक तो हमने ये सुना था कि यूटी को आप अपग्रेड करते स्टेट में, आपने तो फुल स्टेट जो फुल स्टेट था उसको आपने यूटी में कन्वर्ट कर लिया। आप देखिए ये जो नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं, जो एरियाज हमारे मिलिटेंसी फ्री हो गए थे जब कांग्रेस और हमारी सरकार थी, वहां पे तो आज आपकी फिर से मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई है। आप किस नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं? हमारे तो रोज जवान हमारे शहीद हो रहे हैं पुंछ सेक्टर में, राजौरी सेक्टर में। सरकार का उसके रिलेटेड सरकार बोल रही है कि हमने जी घंटाघर बनाया, घंटाघर में जी टूरिस्ट है। घंटाघर कश्मीर नहीं है, घंटाघर तो एक जगह है। ठीक है राहुल त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए, क्योंकि सारिका सिंह और अबरार जी का सीधे तौर पर कहना है कि चाहे कितने भी बदलाव के बयार आप लोग बहाने की कोशिश कर दें या कितने भी दावे वादे कर ले, लेकिन धरातल पर जब स्थिति आप अगर जाएंगे वहां देखेंगे तो कुछ और ही है। देखिए, मीडिया जो होते हैं वो फोर्थ पिलर है और एक तरह का मिरर का काम भी करते हैं। और अगस्त 2019 में जब से वहां पर 370 हटा है, उसके बाद लाखों करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर के और घाटी क्षेत्र में हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं। ये 3 पार्टियां सिर्फ नहीं है, ये 3 परिवार वहां पर थे जो सिर्फ और सिर्फ एक गेंद की तरह लूट का सामान बना रखा था। केंद्र से जो भी पैसा, जो भी फंड जाता था, उस फंड को सिर्फ और सिर्फ इन परिवारों ने अपने लिए यूज किया। ये पाकिस्तान के साथ हमेशा रहे, इन्होंने हमेशा वहां पर आतंकवाद और अलगाववाद को साथ दिया। ये कब कहां थे? 1989 में जब वहां पर वहां के जो कश्मीरी पंडितों को जो मस्जिदों से अनाउंस करके और उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थी, उन्हें भगाया जा रहा था, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहा था, तब ये सारी पार्टियां कहां बंद थी? उसके बाद भी वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा था। 2019 के बाद जो बदलाव आए हैं, ये कह रहे हैं जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में सीधा दिखा। और आज भी जो पिछले 3 घंटे का जो वहां पर मतदाता, अभी हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट एक्सपर्ट बैठे, उन्होंने कहा कि लगभग 40 साल के बाद ये स्थिति वहां पर बनी है कि इस तरह से डर के माहौल से बाहर निकल के और लोग वोट करने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो दिखा रही हैं। इन्हें दर्द इस बात का है कि इन्होंने जो अपने लूट का, चाहे वो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस पार्टी है, इनके लिए एक लूट का स्टेट बन गया था। और स्टेटहुड की बात करते हैं, क्या बाकी जो स्टेट है भारत में और 27-28 स्टेट्स जो हैं, क्या वो स्टेट्स भारत के अंग नहीं है? फिर जम्मू कश्मीर अलग क्यों? उसका अलग विधान क्यों? वहां अलग प्रधान क्यों? वहां के अलग झंडा क्यों? वो भी हमारा अभिन्न अंग है और हमने वही करके दिया है। और ये हमारा संकल्प था, आजादी के बाद से संकल्प था। हमारे पहले जो संस्थापक थे पार्टी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए इसके लिए। और आज इस बात को जम्मू कश्मीर की जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। वहां की जनता को वहां के छोटे छोटे गांव तक, ब्लॉक स्तर तक जो डेवलपमेंट पहुंच रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पुल जो है वो चिनाब नदी पे बन रहा है, लाखों करोड़ रुपए के वहां राहुल त्रिवेदी जी, एक सवाल का और जवाब जरा दीजिए कि अगर आप लोगों के जरिए इतने दावे वादे किए जा रहे हैं, आप लोग अपने आप को जम्मू और कश्मीर यानी कि पूरे ऑल ओवर घाटी को अगर समझने की कोशिश करें, वहां अपने आप को इतनी मजबूत श्रेणी में देख रहे हैं, तो कश्मीर में क्यों आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे? महज कुछ सीटों में आप लोगों ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, वहां से क्यों किनारा कर लिया फिर आप लोगों ने? देखिए, हर स्टेट का अपना अपना डेमोग्राफी होता है और वहां पर जो चुनाव लड़ने की चीजें होती हैं, वो वहां की स्थिति, वहां की जो जनसंख्या, वहां के जो लोग होते हैं, वहां पर जिस तरह के पब्लिक का जिस तरह का रुझान होता है, उसको ध्यान में रख के लड़ा जाता है। हम ऐसा नहीं कि हम घाटी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम जम्मू के साथ साथ घाटी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ जो वहां के कुछ रीजनल पार्टी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ हमने अपना एक तरह का अलायंस कर रखा है। तो ओवरऑल पूरी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने एक चुनाव लड़ने की, और वहां पर हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। और ये मजबूत स्थिति वहां के लोगों ने दिया है। और ये फर्क अगस्त 2019 में 370 हटने के बाद जो फर्क वहां पे दिखा है, ये तीनों पार्टियों ने
आज जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और ये कहते हैं कि जिस दिन हमारी पार्टी अगर सत्ता में गलती से आ गई जम्मू कश्मीर में तो हम वहां आतंकवादियों को फ्री कर देंगे। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम 370 लाएंगे। ये 370 क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि इनको वहां के आवाम से, वहां के लोगों से नहीं, सिर्फ अपना फायदा चाहिए। जब स्पेशल स्टेट बन के रहेगा ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगी। सईद मुस्तफा मसूदी जी, आप तरफ करते हुए सर देखिए, तमाम जो पैनलिस्ट हैं फिलहाल अपने अपने दावे वादों के साथ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति न सिर्फ बाहर बल्कि डिबेट के अंदर भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक मौके पर क्या स्थिति है, धरातल की अगर तस्वीरों को समझने की कोशिश, क्या धरातल पर यही है सब कुछ कि 370 स्टेट होल्डर या फिर और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटर्स आज अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं मुझसे सवाल कर रही हूँ। जी सर। देखिए, ये जो आज कौम होशियार हो गई है, समझदार हो गई है, आज वो पुराना जमाना नहीं रहा। लेकिन आज देख के यूथ वोट कर रहा है, तादाद वोटरों की बढ़ गई है। अब उन्हें लगा, देखो 370 हमारी जान है, उसमें कोई शक नहीं है। 370 हम इज्जत करते हैं और 370 से हमारा काफी जम्मू कश्मीर के लोगों का जोड़ा नाता था। लेकिन जब 370 को उठाया गया, इसके बाद लोगों ने यह भी फैसला किया कि हमें इस पे रोना अब ज्यादा नहीं है। हमने सेंटर से लेके तरक्की की राह खुलवानी है, चाहे यहाँ पे जो भी सरकार, अब इसके पीछे ही हम रोना नहीं रोएंगे। कुछ तरक्कियां चाहे, हमें हेल्थ सेक्टर यहाँ पे मजबूत चाहिए, एजुकेशन सेक्टर मजबूत चाहिए, यहाँ रोजगार होना चाहिए। सिर्फ 370 बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपकी नजर में? हाँ जी, हाँ जी। 370 बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपकी नजर में? देखिए सर, जम्मू कश्मीर के किसी भी आवाम को अगर पूछोगे अवामी सतह पे, वो उसको 370 को बहाल अगर उसको करेंगे तो वो उसके हक में है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सच है कि इन हालातों में 370 बहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी उतनी पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, तो लिहाजा झूठे वादे लोगों के सामने नहीं रखने चाहिए। रही बात दूसरी, राहुल जी ने भी ये भी कहा कि ये जो रीजनल पार्टियां अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है, वो ये भी गलत है। अब ये बात हमें करनी नहीं चाहिए। सब कौमी दायरे में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों का, यहाँ पे पीडीपी एमसी और जम्मू में बीजेपी, ये लोगों को वहां से यही बोल रहे हैं कि उन पार्टियों को वोट मत दो, ये अलगाववाद नजरिए के हैं। और कश्मीरी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रही है, वो बोल रही है इन्होंने हमारा 370 लूटा, कल ये हमारे कपड़े उतारेंगे। ये राजनीति का ये तो चलता है। लेकिन आम आदमी ये चाहता है कि मेरा जम्मू कश्मीर जिससे खुशहाल रहे, वही जिससे मेरी रोजगार बने, जहां मेरा इलाज अच्छा हो, तालीम अच्छी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आए, चाहे किसी भी सरकार। आजकल वोट कैंडिडेट को देखकर यहाँ के लोग कर रहे हैं, न कि पार्टी को देखकर। ये सबसे बड़ी बात है। जिस कैंडिडेट में उन्हें कैपेबिलिटी मिल रही है, कैंडिडेट को सामने रखकर उसको वोट किया जा रहा है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे 2019 के बाद सिविल किलिंग नहीं हुई है। मैं इस कांग्रेस की बहन जी मेरी बोल रही थी कि ये भी हो रही है, लेकिन 99% यहाँ पे अमन है। वो किस तरीके से है, लोग छुप के बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई बच्चा नहीं मारा, सिविल किलिंग नहीं हुई, मतलब पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा, इस तरह की घटनाक्रम आम आदमी नहीं। देखिए, ना आम आदमी किसी फौजी की गोली से मरा, ना आम आदमी किसी टेररिस्ट की गोली से मरा है। आम शांति है। 2019 से लेकर कम से कम हर साल 500-400 कश्मीरी मरते थे। ठीक है सर, लौटेंगे मैं आपके पास। सारिका जी, जवाब दीजिए, 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर, सारिका जी से सवाल। सारिका जी, 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इन चुनाव के अंदर हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी ये प्रॉमिस किया है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड ले लिया गया है, उस स्टेटहुड को बहाल करना कांग्रेस की प्रायोरिटी रहेगी। तो क्योंकि जैसा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे भाई प्रवक्ता थे, वो भी कह रहे थे कि ये पहली बार इस देश में हुआ है कि यूटी से स्टेट को अपग्रेड किया जाता है। यहाँ पर पहली बार स्टेट से और यूटी के अंदर उसको डिमोट कर दिया गया है। उससे बहुत सारी तरक्की के रास्ते हैं, जो बहुत सारे अधिकार होते हैं। 370 को लेकर अपनी बात रखिए। 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? समय उतना नहीं है मेरे पास। देखिए, 370 के बारे में मैं आपको कांग्रेस के स्टैंड के बारे में मैं अधिकृत नहीं हूँ उस बारे में बात करने के लिए। नहीं, अगर कल को सत्ता में आप आते, 370 बहाल होगा या नहीं होगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को मेंशन किया है। राहुल त्रिवेदी जी, रुकिए। सारिका जी,
रिजल्ट के बाद में इसके बाद में बातचीत होगी और एक आम सहमति के आधार पर एक सेकंड लोगों की आवाज सारिका जी एक चीज बताइए, कांग्रेस इस पूरे मामले पर खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रही है? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया हुआ है, अलायंस किया है, दूसरी तरफ आप लोग 370 के बारे में कुछ नहीं बोलते। स्टेट होल्डर के बारे में समझ में आता है, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तमाम कांग्रेस के दिग्गजों ने पहले से ही अपनी बात रखी थी, लेकिन 370 को लेकर क्यों क्लियर नहीं है आप लोग? रितु जी, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि 370 के बारे में कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। घाटी के लोग, घाटी की जो मेजोरिटी की पार्टी है, हमारे जो अलायंस इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, वो बैठ करके और जो चीज घाटी के यहाँ के लोगों के हित में होगी, हम वो निश्चित रूप से 370 बहाल होगा या नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, 370 बहाल होगा या नहीं, इसके बारे में मैं आपको अधिकृत नहीं हूँ यहाँ पे कुछ भी कहने के लिए। बाकी मैं माफी सब चाहती हूँ, घुमा इसके फिरा बारे के में मैं मोटा आपको मोटा नहीं समझने कह की पाऊंगी। कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने, सारिका सिंह ने सब कुछ कह दिया, लेकिन जब बात 370 पर आएगी तो कांग्रेस का ना कोई दिग्गज कहेगा, ना कोई प्रवक्ता कहेगा। अबरार जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। 370 बहाल करना क्या जरूरी है? क्या उसके बाद घाटी में जो तनाव की स्थिति अभी बेशक से हाल फिलहाल में आप लोगों की नजर में देखने को मिली, वो सब ठीक हो जाएगा? मैडम देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपने बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है, आपने उनको अच्छा खासा टाइम दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी अनइंटरप्टेड 2 मिनट दोगे, ठीक है? जो ये बीजेपी के नेता है, जो इनका जो हमेशा से एलिगेशंस लगाते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान, ये उस पार्टी पे एलिगेशंस लगाते हैं जिनके 10,000 वर्कर्स को टेररिस्ट ने शहीद किया है। ये उस पार्टी पे ये एलिगेशंस लगा रहे, और जब ये जो जिन कश्मीरी पंडित्स की ये बात कर रहे, ये मेक श्योर करे कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, उस टाइम पे सेंटर में सरकार किसकी बनी थी, उस टाइम पे जगमोहन को गवर्नर किसने भेजा था। आप बताइए। लेकिन सर ये भी ठीक है, आप लोगों के आपने मैनिफेस्टो में सोची पाकिस्तान से भी तो बात करना दर्शाया गया है ना कि पाकिस्तान से अगर सत्ता में आप लोग आएंगे, पाकिस्तान से हम हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल समय की मेरे पास कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जिसका हर किसी को इंतजार है। घाटी में सियासी फिजा किस तरह से बदलती हुई और करवट लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।